जय माता दी ऑल एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द सीरीज। और आज तो सुपर धमाका है दैट 13 प्राइजेस कमिंग अप टुडे। और एक चीज़ और अनाउंस कर दूं, कल भी बम्पर धमाका है। टुमारो ऑल्सो 13 प्राइजेस आर कमिंग योर वे एंड धमाके पे धमाका। तो आप कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 के जो विनर्स हैं, आज 13 विनर्स डिक्लेयर होने वाले हैं आज। और टुमारो क्वेश्चन नंबर 13 के भी 13 विनर्स डिक्लेयर होने वाले हैं। और धमाके पे धमाका और बड़ा होने वाला है। तैयार हो जाइए। और आज की जब सीरीज शुरू कर रहे हैं, आज का जब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 इन द हैप्पी लर्निंग सीरीज, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 में दो विनर्स थे, उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दें। कॉन्ग्रेचुलेशंस रितिका गुप्ता एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस शालू गुप्ता एंड वेल एंजॉय happy learning, I'll say to both of you, enjoy your prizes। और आज जब क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन में जाने से पहले दो रूल्स को चेंज कर रहा हूँ। सारे रूल्स आपको मालूम है, आपको लाइव चैट में आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना है। आंसर के साथ अपने फ़ोन नंबर की 3 डिजिट्स बताना कंपलसरी है। जो भी जीतेगा वेल उसको बाद में कमेंट बॉक्स में अपना फुल पर्टिकुलर्स देने होंगे। और फुल पर्टिकुलर्स का मतलब ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पूरा देना होगा। हमारी टेक्निकल टीम कॉल बैक करेगी और उसके बाद आपके प्राइस आपको दिए जाएंगे। अभी तक लास्ट 11 क्वेश्चंस के जो विनर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई था नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सबको उनके प्राइजेस पहुंचाए जा चुके हैं, या एक दो जो रह गए उनका प्रोसेस चल रहा है। बट आई से आज जब क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तो पहली एक दो अनाउंसमेंट्स यहाँ करना ज़रूरी है। वेल दैट इज़ क्योंकि कुछ लोग हो सकता है आज नए भी जुड़े हैं, और पिछले वीडियो में भी एक दो वीडियोस में आ रहा था कि सर वी हैव न्यूली ज्वाइंड इन योर ऑन योर यूट्यूब चैनल, और हमें अभी नया पता चला है कि सीरीज चल रही है। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स वही हैं जो चले आ रहे हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 के विनर्स आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइज के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। हाँ जी, सो ये रूल जो पिछले 3 विनर्स को रोक देता है वो आज अलाउड है। सो वेल आई से यो, से ए और नो, वट एवर यू फील कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन आज सबको अलाउड है बिकॉज 13 प्राइजेस आर देयर, तो सभी को प्राइज में पार्टिसिपेट करने का हक है। नंबर 1। नंबर 2, जो हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप लोग तब तक आंसर नहीं देंगे जब तक कोई ना कोई वो बॉल या कुछ और स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। लेकिन आज ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि आपको आंसर कंप्लीट पता है, आज 3 क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऑन 1 पर्सन कंपनी, ऑन गवर्नमेंट कंपनी। जैसे ही आपको लगे कि आपको तीनों आंसर पता है, तो वो तीनों आंसर एक साथ लिखकर सिंगल कमेंट में और सिंगल कमेंट लाइव चैट में उसके साथ अपने फ़ोन नंबर की 3 डिजिट्स लिखकर अगर आप डाल देंगे तो आपका आंसर वैलिड आंसर माना जाएगा। तो आंसर 3 आप कभी भी मतलब आंसर क्वेश्चन 3 जब मैं पूछ रहा हूँ और आपकी समझ में ये आ जाता है कि क्वेश्चन 3 क्या है, अगर आपकी समझ में ये आ जाता है तो आप आंसर इमिडिएटली देना शुरू कर सकते हैं। अगर आप गेस कर पाते हैं कि मैं क्वेश्चन 3 क्या पूछने वाला हूँ। कई लोग थोड़ा सा पहले गेस कर लेते हैं, वो उनकी स्पेशलिटी है, आई डोंट नो। तो आज कोई बॉल नहीं दिखाऊंगा, कोई इंडिकेटर नहीं दिखाऊंगा, किसी आंसर को मैं इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करूंगा। फर्स्ट 13 correct answers and they will get the prizes today, so बी रेडी फॉर दैट। और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा उसके आज आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। एक JIGL के लिए अनाउंसमेंट करने वाला था, वो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में। सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है, और आप लोगों को मैंने बताया था दैट वी आर रियली हैप्पी टू अनाउंस कि हमारी टीम में एक और सीनियर फैकल्टी ऐड हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल लगाए हैं CS कम्युनिटी के बच्चों को टैक्स लॉस पढ़ाने में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम। और दिल्ली में सब लोग बोलते हैं सर जैसा टैक्स दीपक जैन सर पढ़ाते हैं, उतने लेवल का टैक्स कॉन्सेप्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ाते हैं। सो रियली हैप्पी टू से दैट इन आवर कॉम्बो इन
लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स। अब दीपक जैन सर हमारे साथ हैं और नाउ एंड दैट 290 hours of tax laws, as I told yesterday also, is absolutely fantabulous when it comes from him. Conceptually it's fantabulous. देन बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। अब तैयार हो जाइए। 13 प्राइजेस एंड get ready, get set, go, and when we are getting started, question number 1, OPC company, 1-person कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एंड व्हेन आई से 1-person कंपनी, तो एक चीज़ अब यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1-person कंपनी के अंदर एक मेंबर होता है और सोलो मेंबर होता है, 2 हो ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। लेकिन डायरेक्टर्स मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं और 15 को जंप कर सकते हैं बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। ओपीसी कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर हैं, अप टू 15 डायरेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन 15 डायरेक्टर यू कैन डू यू कैन हैव बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन सवाल ये सब कुछ नहीं है, बात कुछ और करने वाला हूँ, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, इनटू अ पब्लिक कंपनी। और 2 तरीके का कन्वर्जन होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, वॉलंटरी कन्वर्जन और कंपल्सरी कन्वर्जन। सो नाउ माय फोकस इज ऑन कंपल्सरी कन्वर्जन। और आपको मालूम होगा कि जब ओपीसी कंपनी का कंपल्सरी कन्वर्जन 2 सिचुएशंस में होता है। वो पेड अप कैपिटल की लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है तब, या टर्नओवर की लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है तब। तो मैं टर्नओवर वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब पहुंच गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के नज़दीक। टर्नओवर वाला पॉइंट, एंड आई होप आप लोगों को बेस क्राइटेरिया पता है। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, अब मैं वो बेस क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ। और मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ और सवाल बड़ा सीधा है मेरा। 10th July 2014, the date of incorporation of OPC company, financial year 2014-15 थोड़ा शुरू हुआ, 2-3 महीने हुए, and this company was formed. And then what happens in the very first financial year from the date of incorporation, ये ओपीसी कंपनी ने झंडे गाड़ दिए। पहले साल में ही सेल्स टर्नओवर 7 करोड़ रुपए की सेल्स टर्नओवर पहले साल में। और सेकेंड ईयर में सेल्स टर्नओवर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से गिर गई। 2015-16 में इट वाज ओनली 1 करोड़ और 2016-17 में भी ओनली 1 करोड़। सो लेट्स से तो 7 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, और टर्नओवर बाद में कम हो गई है। आई डोंट नो व्हाट रीजन, बट हो गई है। टोटल टर्नओवर ऑफ 3 years 9 करोड़। टोटल टर्नओवर ऑफ 3 years 14-15, 15-16, 16-17। अभी आंसर नहीं देना। आंसर कब देना? क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होने के बाद। अभी आंसर दोगे तो इनवैलिड ही है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आंसर जब क्वेश्चन 3 पूछ रहा हूँ उस वक्त आपको आंसर देने का हक है, अगर आप तीनों आंसर्स जानते हैं तो। बस अपने फोन नंबर्स लिखकर तैयार रहिए, 3 digits। सो आई से टोटल एग्रीगेट 9 करोड़ टर्नओवर ऑफ 3 years। अगर मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3, तो 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, एंड दैट इज 3 करोड़ पर एनम। एवरेज सेल्स टर्नओवर 3 करोड़ पर एनम ऑफ 3 years। लेकिन अगर मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को इग्नोर भी कर देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट ईयर पे देखता हूँ, फर्स्ट ईयर पे फोकस करता हूँ, तो 7 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 3, एंड दैट कम्स 2.33 करोड़ समथिंग। उसके बेस पे ही अगर एवरेज निकालता हूँ तो ये बोल सकता हूँ कि पहला फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हुआ, अंदाजा हो गया, वहीं पर ही अंदाजा क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि एज ऑन 31 March 2015 ऑलरेडी पता था कि आने वाले 2 साल कुछ भी हो, टर्नओवर ज़्यादा हो कम हो, एवरेज सेल्स टर्नओवर तो 3 साल की 2 करोड़ के ऊपर रहेगी। और सबको मालूम है कि अगर 2 करोड़ रहती है 3 साल की टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर ऑफ 3 years is 2 crore more, then it is compulsory to become to convert in the OPC company. And now the question for you is कि इस OPC कंपनी को कंपल्सरी कन्वर्ट होना है into प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, एज द केस में बी, एज पर इट्स चॉइस। लेकिन वो कन्वर्ट कब होना है? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद विद इन मैक्सिमम 6 months कन्वर्ट होना है, या थर्ड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद विद इन 6 months कन्वर्ट होना कंपल्सरी है? That's something you have to tell me. That's the question for you.
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको क्या लिखना है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, विद इन 6 months कन्वर्ट होना कंपलसरी है, ये आपको बताना है, दोनों में से कोई एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज अभी आंसर मत दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज गवर्नमेंट कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एक ABC लिमिटेड कंपनी है, ABC लिमिटेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 51% शेयर्स होल्ड करती है, 51% वोटिंग राइट्स होल्ड करती है। और दूसरी तरफ लेट अस से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो उसी कंपनी में 10% शेयर्स वोटिंग राइट्स होल्ड करती है ABC लिमिटेड में। और सेंट्रल गवर्नमेंट और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का दोनों मिलाकर हो जाता है एग्रीगेट 61% शेयर होल्डिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी इन ABC लिमिटेड। अब 2 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2A, वेदर दिस ABC लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी, येस और नो, येस और नो। क्वेश्चन नंबर 2A का आंसर आपको येस नो में देना है। और क्वेश्चन नंबर 2B, who will appoint the statutory auditor in this ABC limited? Will government will appoint, that is CG, central government will appoint, or well, I'll say CAG, comptroller and auditor general will appoint, or number 3, the general meeting, annual general meeting will appoint. कौन अपॉइंट करेगा? वेल दैट इज क्वेश्चन नंबर 2B। तो आंसर तीनों में से कोई एक लिखना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर वेल दैट इज वी से एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन दिस गवर्नमेंट कंपनी। Then I'll say in this particular, I'm not saying government company, in this particular ABC limited, वो तो खैर आप सोचो कि गवर्नमेंट कंपनी है भी या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको यही ऐसे ही कुछ सोचना है, इक्वेशन चेंज हो गई है और इसमें भी 3A 3B, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। वेल सिचुएशन समझने के बाद एज आई एम सेइंग, आप अभी तक आंसर जितने भी आए वो इनवैलिड थे, अभी तक जितने भी आए वो इनवैलिड थे, लेकिन क्वेश्चन 3 चलते समय अगर आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए और आपको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से आंसर शूट कर देना और फिर वो आंसर वैलिड माना जाएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन 3 सुन तो लो। क्वेश्चन नंबर 3 भी गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में से मिलता जुलता है कह लीजिए। वेल वहीं कहीं ना कहीं वहीं से उठा रहा हूँ, जो हिंट उठा रहा हूँ वहीं से उठा रहा हूँ। एंड द क्वेश्चन इज नाउ फाइनली दैट एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड कंपनी है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है 40%, 40% शेयर होल्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है वो वहां पर 20% शेयर होल्ड करती है। एग्रीगेट 60% शेयर होल्डिंग है, 51% की जो लक्ष्मण रेखा है वो क्रॉस हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग 40% शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज होल्डिंग 20% शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स। सवाल वही दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या ये XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, येस और नो। और क्वेश्चन 3 भी, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल और एनुअल जनरल मीटिंग, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा। आंसर्स आज फ्री फ्लो हैं, कोई इंडिकेटर नहीं है। जिसने पहला आंसर दिया या फर्स्ट 13 करेक्ट आंसर्स आर गोइंग टू गेट द प्राइज टुडे। पहले 13 सही आंसर्स को प्राइज मिलने वाला है। लेकिन सर ये तो आपने बताया ही नहीं, वो मेगा प्राइज है क्या? तो वो अब बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। व्हाट डू यू वांट, आपको चुनना है। वेल वो मेगा प्राइज जो है, वेल 13 प्राइजेस व्हेन आई एम सेइंग, आइदर यू कैन चूज SEBI ICDR रेगुलेशन विद SEBI टेकओवर कोड, दोनों एक साथ। SEBI ICDR रेगुलेशन एंड SEBI टेकओवर कोड दोनों एक साथ। तो एक आंसर, एक ऑप्शन है आपकी। जो जीतने वाले 13 लोग होंगे वो अपने आप चुन लेंगे, उनको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन 2 आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FDI, ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो सारे टॉपिक्स जो फैमा के साथ क्लब हो जाते हैं। वेल इन पेपर ऑफ EBCL, इकोनॉमिक कमर्शियल बिजनेस लॉज के पेपर में वो जो पूरी क्लबिंग हो जाती है, वो जो पूरी फैमिली है वो आप ले सकते हैं। दैट इज वंस वेल यू चेक आउट योर ICSI मॉड्यूल्स ऑल्सो। फैमा की फैमिली बोलते हैं हम उसको, उसमें जो भी है वो चैप्टर्स आप लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन
that is ICDR and takeover. Second option is FAMA and FAMA family. So कीप आंसरिंग और धड़ल्ले से आंसर देते रहिए और कल के क्वेश्चंस तो आपको याद होंगे. We talked about alteration of share capital. We talked about रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में हमारी बातें हुई थी कल. लेकिन उसमें कुछ लोग कंफ्यूज्ड थे कि सर ये कौन सी वाली शेयर कैपिटल है जो ऑल्ट्रेशन में कम की जा रही है या कैंसलेशन किया जा रहा है डिमिनिशन के अंदर. तो वो मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर कि भाई सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में क्लियर कट लिखा है द कैंसलेशन ऑफ दो शेयर्स विच आर not taken by anybody or not agreed to be taken by anybody. और उसका मतलब ये है कि कंपनी ने तो इशू किए लेकिन किसी ने लिए नहीं, अनसब्सक्राइब्ड रह गए, उनका कैंसलेशन हो रहा है. तो कुछ लोग ये कंफ्यूज थे कि सर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में डिमिनिशन में वो वाले शेयर्स कैंसिल किए जाते हैं जो अनइशूड हैं. तो मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं जी, ऐसा नहीं है. क्लियर कट लिखा हुआ है कि विच आर नॉट टेकन अप बाय एनीबडी, नॉट एग्रीड टू बी टेकन अप बाय एनीबडी. तो उसमें इम्प्लाइड है कि कंपनी की तरफ से इशू हुए लेकिन सामने किसी ने लिए नहीं, किसी भी पर्सन ने सब्सक्राइब नहीं किया. तो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स, इशूड बट अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स कैंसिल किए जाते हैं. और एक छोटा सा सवाल यहाँ पर सबके लिए, इज इट पॉसिबल कि सेक्शन 66 में कंपनी, अब इसके लिए कोई प्राइज नहीं है, कहीं सोचोगे ओहो एक क्वेश्चन और आ गया प्राइज के लिए, तो प्राइज नहीं है. इज इट पॉसिबल, ये आप सोचना कि सेक्शन 66 में और आंसर दे सको तो दे देना यहीं पर ही लाइव चैट में कि कंपनी ने जो किया है लेट अस से बेसिकली रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें कुछ शेयर्स रिड्यूस किए और कुछ शेयर्स रिड्यूस नहीं किए, कुछ शेयर्स का रिडक्शन किया. सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पॉसिबल है क्या? यस और नो में आपको आंसर देना है. कुछ शेयर होल्डर्स को टच नहीं किया, कुछ शेयर होल्डर्स के शेयर्स को टच नहीं किया और कुछ शेयर होल्डर्स के शेयर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं. इज इट लीगली पॉसिबल इन द रिडक्शन इन सेक्शन 69? यस और नो में आंसर दीजिएगा. और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर जब तक वो टीम सब कुछ 13 प्राइजेज, आज 13 नेम्स डिक्लेयर करने हैं, वो 13 नेम्स वर्कआउट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. जब तक वो 13 नेम्स वर्कआउट होते हैं तब तक आई विल से एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. इन माई चाइल्डहुड डेज हम जैसे अपने बड़ों को देख कर सीखते हैं अपने घर में, हमारे फैमिली में एक बड़ा नॉर्मल सा सिचुएशन हुआ करता था. गर्मियों की छुट्टियां हैं, सब बच्चे और फैमिलीज टुगेदर हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, एंजॉइंग टुगेदर. So in those days, at times in the late evenings, what used to happen that my father used to be playing chess with my mama ji, and they used to be sitting together playing chess. और हम लोग उनको देखा देखी सीखा करते थे और बचपन में ही बहुत अच्छी चेस खेलनी आ गई. और उस चेस, जब वो चेस धीरे धीरे अपनी लाइफ में आई तो उस चेस से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. और पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी उस चेस में कि पूरा ना टीम वर्क होता है, दैट द होल एक्टिविटी गोज विद द टीम वर्क. राजा अकेला कभी कोई जंग नहीं जीत सकता है. राजा के साथ इतने सारे वो जो साथ में पॉन्स हैं और नाइट है, रुक है, वो सब लोग मिलकर एफर्ट करते हैं. क्वीन है ऑब्वियसली, देन दे विन द गेम. और तो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इन एनी पार्ट, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ दैट इज देयर. कुछ लोगों को जिंदगी में अकेला चलने की हैबिट होती है. तो एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत फेमस है, दैट इज इफ यू वांट टू रन वेरी फास्ट देन यू रन अलोन. तो आप अकेले भागिए. और इफ यू रन टू वेरी फार, अगर आप बहुत लंबा दूर तक सफर तय करना चाहते हैं, देन यू रन टुगेदर. तो सब लोग एक साथ मिलकर भागिए. So I'll say that is very famous African proverb. If you want to run far, if you want to run fast, you run alone. And if you want to run very far, बहुत लंबा रास्ता तय करना है तो एक साथ मिलकर टीम वर्क, रन टुगेदर, दैट्स इम्पोर्टेंट. एक और चीज़ चेस में जो सीखी, दैट इज कि कभी भी किसी बड़े को घमंड नहीं करना चाहिए, राजा को, कि ये जो पॉन हैं, ये जो प्यादे हैं, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि चेस में अगर वो प्यादे ना हो
तो आप समझ सकते हो कि राजा की ज़िंदगी ख़त्म है। वेल राजा को बचाना बहुत मुश्किल है। सो वेल आई से इवन एवरी पॉन इज़ इम्पॉर्टेंट। हर वो व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आता है, छोटा बड़ा, वेल कैसे भी, वेल हर व्यक्ति की इम्पॉर्टेंस है और हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग इन द टीम टुगेदर। और एक लास्ट लेसन जो मैं कहूँगा चेस सिखाता है, वैसे तो बहुत सारे लेसन चेस से सीखने के लिए मिलते हैं, चेस एक लेसन ये भी सिखाती है कि कभी कभी आपको ज़िंदगी में कुछ जीत हासिल करने के लिए कभी कभी कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, ऐसा होता है। तो विल आई से चेस बहुत सारे लेसन्स सिखाती है, नो डाउट्स अबाउट दिस। और मीनवाइल मैं मानता हूँ कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे और मेरी टीम ऑलरेडी आंसर्स को एनालाइज कर चुकी होगी। फर्स्ट 13 आंसर्स सिलेक्ट हो चुके होंगे, लेकिन अगर 13 से कम हुए तो, अगर 10, 11, 12 करेक्ट आंसर हुए तो फिर जितने करेक्ट आंसर हैं बस उन्हीं को प्राइज मिलेगा। तो कीप एंजॉइंग एंड टुमारो 13 मोर बिगर प्राइजेस कमिंग देन दिस, वेट फॉर दैट। और JIGL की अनाउंसमेंट वो भी मैं कल करने वाला हूँ। सो कीप एंजॉइंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस विनर, थैंक यू सो मच, जय माता दी।